तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कायदे से कह तो दिया कि रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन इस समय जो बज रहे हैं वो बज रहे हैं रात के 2:30। चूँकि कल मुझे कहीं जाना था और अब जिस हिसाब से शेड्यूल बन रहा है लग नहीं रहा कि लौट के आ पाऊँगा। तो अब यही है कि रात में ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके एक दिन पहले से फिर कहानी आपको कल 10 बजे जैसा टाइम होगा उस हिसाब से लगा दूँगा। तो कहानी लाइव नहीं, कायदे से रिकॉर्डेड है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी के ज़्यादा आगे पीछे कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन एक चीज़ होती है किसी भी क्राइम स्टोरी में, किसी भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, कि कोई मामला होता है, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, वहाँ से जो मामला है वो खुल जाता है। या फिर कई केसेस ऐसे होते हैं कि एक मामले की जांच हो रही हो, उससे जुड़े फिर कई और पहलू निकल के सामने आते हैं। उसके बाद फिर पता चलता है कि नहीं, जिसको हमने चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया वो कातिल है। लेकिन कभी ऐसा हो कि न पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हों, मामला बीते न जाने कितने साल गुजर गए हों, किसी को कोई खबर नहीं, कोई सुध लेने वाला हो नहीं, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक से जो कातिल है खुद ही पुलिस की झोली में आके गिर जाए। कातिल का कोई सगा संबंधी 10 साल बाद आके कहे कि मेरा जो भाई है, मेरा जो पिता है, मेरा जो पति है वो कातिल है। उसके बाद पुलिस वालों को कुछ मशक्क़त भी ना करनी पड़े, पुलिस वाले बस महज कागज़ों को थोड़ा सा इधर उधर पलट लें। उसके बाद पता चले कि हाँ, जिसको कातिल कहा गया वो असल में कातिल भी नहीं है, वो एक सीरियल किलर है और उसने 4 कत्ल किए। तो सुनने में तो बड़ी हैरानी हो रही है, लेकिन आज की कहानी ठीक ऐसी ही एक कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। इसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक थाना लगता है, झांसी रोड थाना। और इसी थाने में 14 मार्च यानी 14 मार्च साल 2022 की ये बात है। एक महिला जिसका नाम है अनामिका मेहरा, जो है कि एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर की बेटी है, ये 14 मार्च को लगभग शाम का वक्त था, पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जाने के बाद पुलिस वालों से कहती हैं कि मुझे कंप्लेन दर्ज करवानी है। पुलिस वाले फिर बैठ जाते हैं कंप्लेन सुनने के लिए। उसके बाद ये महिला जो है अनामिका, ये कहती हैं कि मेरा जो पति है राजेंद्र मेहरा, वो मुझे मारता पीटता है, मुझे टॉर्चर करता है। उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा के अपने पापा के घर गई, यानी अपने मायके। तो फिर मेरे पिता ने कहा कि एक काम करो, जाओ पुलिस स्टेशन और कंप्लेन दर्ज करवा दो। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो उन्हें लग गया कि एक घरेलू झगड़ा या फिर घरेलू हिंसा का मामला है। अब चूँकि महिला पढ़ी लिखी है, जानकार है, तो फ़ौरन ये पुलिस स्टेशन आ गई है। अब अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा के ये कंप्लेन दर्ज करेगी। लिहाजा फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ था। उसके बाद वो महिला बताती है कि मेरी जिससे शादी हुई थी, मेरा एक बेटा भी है। कुछ टाइम बाद मुझे उसके लक्षण जो है ठीक नहीं लगे। उसके बाद आए दिन हम दोनों के बीच तकरार होने लगी। तकरार जब ज़्यादा होने लगी तो फिर मैं अपने पिता के घर चली गई, यानी मायके। उसके बाद फिर ये सिलसिला लगातार जब चलने लगा तो फिर वो मुझे फ़ोन वगैरह पे धमकी देने लगा। उसके बाद मुश्किल से मैं वापस आई। आने के बाद फिर से जब झगड़ा होने लगा तो ऐसे ही फिर मैं वापस चली गई। उसके बाद फिर वो मुझे गाड़ी लेके आया, किडनैप करने की कोशिश किया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचा के यहाँ आई हूँ। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले सुनते हैं। सुनने के बाद उस महिला से पूछते हैं कि ठीक है, आपके पति का नाम क्या है, उसका एड्रेस वगैरह नोट करवा दीजिए, हम उसको बुलाएंगे, समझाएंगे, समझौता करवा देंगे। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले उस महिला से बोलते हैं, जो कि आमतौर पे ऐसे केसों में यही होता है, तो फिर वो महिला अजीब सी चीज़ें बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि नहीं, इतनी सी बात नहीं है कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति ने न जाने कितने कत्ल किए हैं। मेरा पति मेरा पति नहीं है, यानी जो नाम, जो पहचान, जो शक्लो सूरत में जानती हूँ, शायद वो उसकी असलियत नहीं है। उसकी नाम, उसकी पहचान, उसकी असलियत कुछ और है। साथ ही मेरे पति ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, उससे लगता है कि मेरे पति ने कई कत्ल भी किए हैं। अब शुरुआत में तो जब महिला ने ये बात बोली तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अब चूँकि महिला है और घरेलू हिंसा का मामला है, तो फिर मामले को वो बढ़ा चढ़ा के अपने पति को फंसाने के लिए ये तमाम चीज़ें बोल रही है। यानी मामला बस घरेलू हिंसा का है, लेकिन अब चूँकि पति से बन नहीं रही तो ये चाह रही कि कौन सा ऐसा इल्ज़ाम लगा दूँ कि मेरा जो पति है वो जेल चला जाए। पुलिस वाले यूँ ही आनाकानी करके मामले को नोट करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम जाँच पड़ताल करेंगे। लेकिन वो जो महिला थी अनामिका मेहरा, वो लगातार जिद पे अड़ी रही। कह रही है कि नहीं, आप मेरी बातों को भले ही गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए,
मैंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसे कागजात देखी ज़रूर हैं जिसमें मुझे ऐसा लगा, जो मैंने पढ़ा, जो तमाम चीज़ें थी, जो तस्वीरें थी, कि मेरे पति के खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज है। कुछ में लूटपाट का मामला है, कुछ में धोखाधड़ी, कुछ में फ्रॉडजरी और न जाने क्या क्या। बहुत डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 2-3 कागज़ ऐसे थे। और एक कागज़ तो यहीं बगल के थाने, बिलौआ थाना लगता है, वहाँ पे दर्ज है। वहाँ का एक नोटिस था, उसको मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, बिलौआ थाने में साल 2014 में मेरा जो पति है उसके ऊपर एक कंप्लेन दर्ज थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फ़ोटो तो मेरे पति की थी, लेकिन नाम कुछ और था। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें भी लगा कि चलो ठीक है, अगर महिला कह रही है तो बड़ा आसान है कि एक बार उस बिलौआ थाने में पता कर लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल वगैरह निकालते हैं। अगर वास्तव में कंप्लेन दर्ज हुई तब तो हाँ, मामला गंभीर है, और अगर नहीं दर्ज हुई तो फिर यूँ ही है कि महिला जो है अपने पति को फंसा रही। लिहाजा पुलिस वाले अपने एक आदमी को उस थाने में भेजते हैं, साथ ही पता करते हैं कि साल 2014 में कोई राजेंद्र मेहरा या फिर कोई राजेश कमारिया नाम का शख्स था, जिसके ऊपर कुछ 36 लाख रुपए की फ्रॉडजरी का मुकदमा दर्ज हो। पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाता है, फाइलें खोली जाती हैं। खोलने के बाद जब साल 2014 के उस बताए गए महीने की फ़ाइल खोली गई तो उसमें सच में एक ऐसी कंप्लेन थी जो राजेश कमरिया के नाम पे थी। और जब उसकी फ़ोटो मैच कराई गई तो वो फ़ोटो किसी और की नहीं, बल्कि इस अनामिका मेहरा के पति राजेंद्र मेहरा की थी। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद एक चीज़ तो फ़ौरन क्लियर हो गई कि ये जो आदमी है ये कुछ छटा हुआ बदमाश तो है, चूँकि 2014 से ये बिलौआ थाने में भी वांटेड था। इसलिए ऐसे ना सही वैसे किसी न किसी मामले में तो अब इसको गिरफ्तार करना है, और कम से कम घरेलू हिंसा के नाम पे एक 36 लाख के गबन का मामला तो खुला। लिहाजा पुलिस वाले अब अपनी टीम लेके जाते हैं। जाने के बाद इस राजेंद्र मेहरा को उठाते हैं। उठाने के बाद अब इससे तबीयत से पूछताछ करते हैं, चूँकि साल 2014 से ही ये पुलिस वालों को परेशान कर रहा था। तो जब तबीयत से पूछताछ करते हैं, साथ ही वो जो महिला आई थी अनामिका मेहरा, इन राजेंद्र मेहरा की पत्नी, जब उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह लिया गया और डॉक्यूमेंट मैच कराया गया और साथ ही इनसे जब पूछा गया तो कहानी साल 2010 में पहुंच जाती है। यानी अब तक बात साल 2014 की हो रही थी, लेकिन जब पूछताछ और डॉक्यूमेंट मैच कराए गए तो कहानी साल 2010 में पहुंच गई। और साल 2010 में इस शख्स का नाम ना तो राजेंद्र मेहरा था, ना ही कुछ और था, बल्कि इसका नाम राजेश कमरिया था। राजेश कमरिया इसी ग्वालियर में रहता। इसी ग्वालियर में एक इलाका था, वहीं पे संजोग से एक दूसरा परिवार रहा करता जिसका नाम था मनोज। मनोज अपने पूरे परिवार के साथ वहीं पे रहा करता। मनोज के 3 बच्चे थे, एक बीवी थी गीता, बाकी माँ बाप थे। ठीक ठाक पैसा था, ठीक ठाक सारी चीज़ें थी, पति पत्नी में प्यार था। और इसी इलाके में ये राजेश भी रहा करता। धीरे धीरे मनोज और राजेश एक दूसरे के करीब आए, दोनों में दोस्ती हो गई। इधर राजेश का जो नेचर था बेहद अय्यास किस्म का था। कभी ड्रिंक करना, कभी घूमना, कभी अलग अलग जगहों पे जाना, अय्यासी की ज़िंदगी जीना, लग्जीरियस लाइफ। पैसे थे नहीं, लिहाजा इसने फिर मनोज से दोस्ती की कि मनोज रहेगा तो कम से कुछ फाइनेंशियली मदद करेगा। दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद अक्सर ये मनोज के घर पे भी आने जाने लगा। और इसी घर पे आने जाने के दौरान फिर बदकिस्मती से इसकी जो नज़दीकी है मनोज की बीवी गीता से होने लगती है। अब मनोज की पत्नी गीता से जब इसकी नज़दीकी बढ़ी, दोनों एक दूसरे के करीब आए। इसने भी फिर उसको सपने दिखाए कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम्हारा जो पति है तुम्हारा उस हिसाब से केयर नहीं करता, उस हिसाब से तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। तो फिर गीता भी धीरे धीरे अब राजेश के करीब आती गई। जो उसका पति था मनोज, जब उससे दूरी होने लगी, नतीजा अब धीरे धीरे ये हो गया कि अब जो पत्नी थी गीता, वो यही चाहने लगी कि अगर चाहे जैसे जो मनोज है अगर उससे पीछा छूट जाता तो मैं राजेश कमरिया से शादी कर लेती, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती। शायद जो प्यार मुझे अपने पति से मिलना चाहिए वो प्यार मुझे कोई और दे रहा। वक्त के साथ साथ जो गीता थी राजेश के प्यार में इस कदर पागल हुई कि कुछ भी करने को तैयार थी। और शायद इसी चीज़ का इंतज़ार जो राजेश था वो भी कर रहा था। वक्त के साथ साथ जब ये हुआ कि दोनों बहुत करीब हो गए और गीता भी अब कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तो फिर राजेश कहता है कि कैसे रहोगे, तुम्हारा पति है
और जब तक ये रहेगा ये तुम्हें तलाक देगा नहीं, तुम्हें चाहता है, तुम्हें प्यार करता है। तो या तो तुम घर सारी चीज़ें छोड़ के आ जाओ, लेकिन अगर सारी चीज़ें छोड़ के तुम आओगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ। तो कुछ तो ऐसा हो कि लोग तुम्हें कुछ गलत भी ना कहें, नहीं तो फिर बदनामी होगी, बच्चों की बेइज्जती होगी, परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी। और या तो एक ही चारा बचता है कि जो मनोज है उसको हम रास्ते से हटा दें। उसको रास्ते से हटा देंगे, हटाने के बाद फिर जब पति ही नहीं रहेगा तो फिर न चाहते हुए भी परिवार वाले हमारी तुम्हारी शादी करवा देंगे, ना कोई एडजस्ट लगेगा, ना ही कोई बात होगी। गीता ने जब ये बात सुनी तो उसे भी लगा कि ठीक है बात तो, क्योंकि अगर अब इस हिसाब से शादी करेंगे तो इधर मनोज भी परेशान करेगा, मुकदमा करेगा, पुलिस केस होगा, न जाने क्या क्या। लेकिन अगर मनोज ही ना रहा तो बच्चों की परवरिश में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, और समाज भी मुझे बुरा नहीं कहेगा। इसीलिए जो गीता है कहती है कि ठीक है मनोज को तुम मार दो। उसके बाद फिर प्लान बनता है। प्लान बनने के साथ साथ 31 दिसंबर की वो रात थी। 31 दिसंबर, अगले दिन न्यू ईयर। मनोज और राजेश बैठ के ड्रिंक करते हैं। ये हुआ कि न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। अगले दिन साल 2012 लग जाएगा। तो इसी पार्टी के दौरान दोनों लोग बैठ के बियर पी रहे थे। बियर पीने के दौरान जो राजेश था वो मनोज के बियर में कुछ बेहोशी की दवाई मिला देता है। अब दवाई मिलाता है तो मनोज कुछ टाइम बाद बेहोश होने के बाद फिर राजेश और उसकी गर्लफ्रेंड और कायदे से कहे तो मनोज की जो पत्नी गीता थी, ये दोनों मिलके मनोज की डेड बॉडी को वहीं पास में एक नदी है बेतवा नदी, उसी नदी में जाते हैं और जाने के बाद डेड बॉडी को रातों रात फेंक देते हैं। फेंकने के बाद अब अगले दिन सुबह हुई। सुबह होने के बाद अब परिवार वाले मनोज को खोज रहे हैं कि मनोज कहाँ गया। पूरे दिन खोजबीन हुई मनोज का, अब कुछ कहीं पता ही नहीं। इधर गीता भी खोजने का नाटक कर रही, इधर राजेश भी इधर उधर परेशान होने का नाटक कर रहा। कुछ दिन बाद फिर पुलिस कंप्लेन भी हुई। पुलिस वालों ने भी अपने तरीके से जांच की, लेकिन शायद उस हिसाब से की नहीं जांच। और थोड़े टाइम बाद ये हो गया कि शायद मनोज कुछ पैसे को लेकर परेशान था या फिर कोई और मामला था, इसलिए मनोज घर वगैरह छोड़ के भाग गया और शायद अब लौट के वापस कभी नहीं आएगा। तो जब ये चीज़ होने लगी कि अब मनोज कभी आएगा नहीं, तो फिर दोनों का प्लान भी यही था। इसलिए राजेश और गीता एक दूसरे से अब शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद राजेश और गीता और उसके तीनों बच्चे सारे लोग अब अलग अलग जगहों पे रहने लगे। कुछ टाइम तक तो ग्वालियर में रहे, लेकिन फिर ये हुआ कि ग्वालियर में रहेंगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश चलते हैं। और उत्तर प्रदेश में चूँकि इन दोनों के नाम यानी मनोज ने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ली थी, मनोज और गीता के नाम। अब मनोज तो रहा नहीं तो सारी प्रॉपर्टी गीता के नाम हो गई। इसीलिए बड़े साते दिमाग के साथ जो राजेश कमरिया है वो कहता है कि गीता से एक काम करो, ग्वालियर में रहेंगे तो तरह तरह की दिक्कतें होंगी, परिवार वाले कभी मिलने आएंगे, तुम्हारा भी मन इधर उधर भटकेगा, बच्चे भी पूछेंगे कि पापा कहाँ गए। इसलिए बच्चे अभी छोटे हैं तो एक काम करो, वहीं पे चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जगह है मऊरानीपुर, वहीं पे तुम्हारा कुछ प्लॉट वगैरह भी, वहीं ठीक ठाक घर बना लेंगे, वहीं रहेंगे। गीता प्यार में पागल थी, उसे सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगने लगी। वो भी कहती कि ठीक है चलो। इसके बाद ये सारे लोग साल 2012 के जून जुलाई महीने से ही यूपी के मऊरानीपुर आके इत्मीनान से अब रहने लगते हैं। गीता को बॉयफ्रेंड का प्यार मिल गया। जो बॉयफ्रेंड था उसको ढेर सारी प्रॉपर्टी मिल गई, करोड़ों में। लेकिन जब प्रॉपर्टी मिल गई और सारी चीज़ें हो गई, तब फिर अब गीता का क्या काम। अब गीता रहेगी तो प्रॉपर्टी को इस हिसाब से ना वो बेच पाएगा, ना ही अय्याशी कर पाएगा। इधर वक्त के साथ साथ जब सारी चीज़ें इसके कंट्रोल में हो गई राजेश कमरिया के, तो गीता से तो इसको प्यार था नहीं। तो कहीं ना कहीं अब गीता भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करने लगी कि ये आदमी तो अब एक तरह से मुझे यूज़ कर रहा, अब मैं तो फंस गई हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं वो भी दूरी बनाने लगी। अब कहाँ कितने खर्चे हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे वो नज़र रखने लगी। अब ये चीज़ राजेश भी भाग गया कि गीता अब सारी चीज़ें लगभग जान गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सारी प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर दे, मुझे फंसा दे। चूँकि कत्ल में इसका हाथ तो था, लेकिन कत्ल इसने किया नहीं। इसीलिए फिर अब राजेश एक प्लान बनाता है। प्लान बनाने के साथ साथ अपने भाई मनीष और अपने जीजा कालू को भी बुलाता है। कायदे से उसके जीजा का ये भाई था कालू। दोनों को बुलाता है, साथ ही दोनों को लालच देता है। देने के बाद फिर कहता है कि एक काम करो, मेरे साथ कत्ल करना पड़ेगा, और कत्ल करेंगे तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अब पैसे के नाम पे जीजा का भाई और सगा भाई मनीष, ये दोनों लोग बहक जाते हैं। उसके बाद फिर प्लान बनता है। प्लान बनने के साथ साथ फिर चाकुओं से
उसी यूपी के मऊरानीपुर में गीता, निक्की और सूरज, जिसमें से गीता उसकी अब पत्नी थी और निक्की और सूरज उसके बच्चे, यानी पहले पति के बच्चे मनोज के, इन दोनों को बाकायदा चाकुओं से गोद के मारा जाता है। मारने के बाद डेड बॉडी को सेम उसी अंदाज में कहीं किसी नदी नाले में फेंक दिया गया। कोई सुध-बुध लेने वाला था नहीं, कोई सगा संबंधी था नहीं जो इन लोगों से मतलब रखे। गीता ने सभी से कनेक्शन तोड़ दिया था। अब सबको मारने के बाद फिर सारी प्रॉपर्टी, जो जमीनात थी, जो वहाँ के प्लॉट वगैरह थे, सारी चीज़ें बेचता है। बेचने के बाद जो अभी तक कहा सुना गया है कि 5 करोड़ से ऊपर की रकम थी सबको बेचने के बाद, उसको लेके फिर ये अलग अलग जगहों पे जाने लगा। अब साल 2012 से ही ये 5 करोड़ रुपए लेके इधर उधर घूमता रहा। घूमने के बाद कभी कहीं और, कभी दिल्ली, कभी बनारस, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार में, ऐसे ही घूमता घुमाता ये फिर से अपनी जन्मभूमि पहुंचता है, ग्वालियर में। पहुंचने के बाद फिर अब ये नए नए शिकार की तलाश में। साल 2014 में एक महिला के करीब ही आता है। आने के बाद फिर से ये उस महिला का दिल जीतता है, उसके दिल में अपना घर करता है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाता है। उसके बाद उससे लगभग 36 से 40 लाख रुपए लूटे, अलग अलग टाइम पे, किसी बहाने से, किसी बीमारी पे, किसी बिजनेस के नाम पे। और काफ़ी टाइम तक जब लगातार वो महिला पैसे देती रही और अंत में जब उस महिला को लगा कि नहीं, ये आदमी तो महज पैसे के लिए है, तो फिर वो कहने लगी कि मुझसे शादी करो। अब शादी का नाम जैसे सुनता है तो फ़ौरन उस जगह से ये 9-2-11 हो जाता है। और जब ये 9-2-11 होता है तो साल 2014 में वही महिला थी जिसने बिलौआ थाने में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था और साथ ही कंप्लेन किया था कि इस आदमी ने 36 लाख रुपए मुझसे लूटे। इसके बाद वहाँ से गायब होता है, पुलिस वालों के हत्थे चढ़ता नहीं। फिर ये दूसरी तलाश में, और ऐसे ही एक दिन ये ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जाने के दौरान ट्रेन में इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत। ये उसके करीब जाता है, जाके बातचीत अब शुरू होती है। लंबा सफ़र था तो एक दूसरे से घुल मिलने लगे। लड़की बताती है कि दिल्ली में मुझे ये काम है, इस काम से मैं जा रही हूँ। उसके बाद ये कहता है कि अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, जो भी काम होगा मैं करवाऊँगा, अकेले तुम वहाँ कहाँ परेशान होगी। अब लड़की जब वो बात सुनती है कि एक आदमी इस तरह से मदद के लिए आगे आ रहा, तो वो भी एकदम खुश। कहती है कि ठीक है। अब मदद करने का ये अंदाज़ उसको अच्छा भी लगा। कहीं ना कहीं वो लड़की अब इसको पसंद भी करने लगी। काम होने के बाद दोनों लोग वापस लौटते हैं ग्वालियर। लौटने के बाद लड़की अपने घर चली जाती है चितकपुरी। अपने पिता, जो उनके पिता ट्रांसपोर्ट मैन थे, उनको बताती है कि पापा, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करती हूँ, उसने दिल्ली जैसी जगहों पे मेरी मदद की। पिता सुनते हैं तो वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस होने के बाद फिर इस लड़की से कहते हैं कि जाओ भैया, अपने उस बॉयफ्रेंड को बुलाओ, मैं बातचीत कर लूँ। उसके बाद ये जो राजेश कमरिया था वो पहुँचता है एक फेक आदमी को अपना पिता बताने के बाद लेके आता है। आने के बाद फिर बातचीत, पिता को जम जाता है रिश्ता। उसके बाद अनामिका और राजेश कमरिया का एक तरह से विवाह हो जाता है। शादी होती है। अब करोड़ों में प्रॉपर्टी थी तो वहाँ से भी अच्छी खासी दहेज, ये सारी चीज़ें मिली। अब दहेज वगैरह मिली तो ये भी खुश था कुछ टाइम तक। शादीशुदा ज़िंदगी आगे भी बढ़ी, दोनों के बीच एक बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें गुजरने लगी, इधर अब ससुराल से उस हिसाब से सपोर्ट मिल नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं अब अनामिका को लेके इसका रवैया भी बदलने लगा। अब अनामिका को ये मारता, फटकारता, डांटता, चिल्लाता। अब ये तमाम चीज़ें जब अनामिका कुछ दिन सहती है, अब उसके बाद जब इसे लगा कि ये तो पहचानने में धोखा हो गया, जिस आदमी से मैं प्यार कर रही थी वो तो इस हिसाब का निकला, तो फिर अंत में अनामिका उससे दूरी बनाने लगती है। कभी वो अपने मायके चली जाती, कभी कहीं और। अब जब मायके चली जाती तो ये फ़ोन करता, धमकी देता। अब धमकी का भी सिलसिला जब बढ़ा तो कुछ टाइम तक तो अनामिका ने अपना रिश्ता बचाया और साथ ही वापस आई। लेकिन जब लगातार ये चीज़ें होने लगी और ऐसे ही एक दिन जब ये खूब मारता पीटता है, तो अनामिका बड़े गुस्से में अपना सामान वगैरह पैक करके चेतकपुरी अपने पिता के घर आने लगती है। सामान पैक करने के दौरान अलग अलग अलमारियों को, अलग अलग चीज़ों को ये खोलती है। अब अनामिका की अच्छी किस्मत कहें या फिर राजेश कमरिया की बदकिस्मती या फिर पाप का घड़ा, जब अलग अलग कागज़ों को खंगालती है तो इसी दौरान अलग अलग नोटिस इसे मिलते हैं जो इसने संभाल के रखे थे। एक नोटिस बिलौआ थाने का था जिसके इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट था और वांटेड का वो सब था। साथ ही अलग अलग ज़मीनात अलग अलग कागज़ों पे लिखे थे कि किसके नाम, कोई गीता नाम था, उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है।
कोई मनोज के नाम की ये ज़मीन है, कोई 2014 में जो ठगी किया था वहाँ के अकाउंट का कुछ ऐसा था। तो ये तमाम चीज़ें जब देखती है वो महिला यानी अनामिका, तो उसे बड़ा ताजुब होता है कि पहले तो मेरे पति का नाम राजेंद्र मेहरा है, तो ये नोटिस कहीं राजेश नाम से कहीं कुछ और नाम से क्यों है, और अगर अलग अलग नाम है तो अलग अलग नाम पे तस्वीर क्यों सेम है, और अगर तस्वीर सेम है तो अलग अलग जगहों से ये क्यों है, और हर बार एक ही चीज़ कॉमन क्यों है कि कोई महिला होती है। तो जब ये चीज़ अनामिका नोटिस करती है तो उसे अब लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी भी मुझे उसी हिसाब से ट्रीट कर रहा हो, कि सेम तरीके से मुझसे शादी करना, उसके बाद मुझे फंसा लेना, उसके बाद फिर पैसे लूटना। तो कहीं ना कहीं अब अनामिका ने एक तरह से छानबीन शुरू की, उन कागज़ों की ठीक से पड़ताल की, और इसी पड़ताल के दौरान अब उसे लग गया कि ज़रूर मेरा पति हत्यारा है, ज़रूर उसने कुछ ऐसा काम किया है, क्योंकि ये तमाम नोटिस से तमाम चीज़ें जो थी कभी भी दोबारा उस शक्ल से मिलता जुलता कोई दिखा नहीं। लिहाजा अब इन कागज़ों को पढ़ने के बाद अनामिका बेहद बुरी तरीके से डर जाती है। डरने के बाद अपने घर आ जाती है, और इसी दौरान ये 14 मार्च की ही बात है कि ये जो राजेश कमरिया था अपने उन्हीं भाई और जीजा के भाई के साथ निकल लेता है इसको किडनैप करने, कि किडनैप करके लाऊं और कुछ फिरौती वगैरह मांगूं। संजोग से जब ये किडनैप करने जाता है तो वहाँ पे कुछ लोग थे, वो इसको बचाते हैं। बचाने के बाद इसके पिता वहाँ पे पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि तुम थाने जाओ और सारी बात बता दो। इसके बाद अनामिका मेहरा अपने पति के खिलाफ थाने में आती है और बताती है कि कैसे मेरा पति मुझे टॉर्चर करता है, और कैसे मुझे लगता है कि मेरा जो पति है वो एक सीरियल किलर है और उसने कई लोगों का कत्ल किया है, और साथ ही उसने न जाने कितने फ्रॉड किए हैं। शुरुआत में तो पुलिस वालों को लगा कि शायद ये महज छोटा सा मामला है, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो वास्तव में वही चीज़ निकली जो महिला ने कहा था, और शायद उससे भी खौफनाक चीज़ निकली। महिला ने तो महज एक डाउट किया था। तो अजीब सी कहानी थी कि जहाँ पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं था, पुलिस वाले जांच पड़ताल कर नहीं रहे थे, वहाँ एक महिला जाती है और कहती है कि साहब मेरा पति सीरियल किलर है, आप उसे गिरफ्तार कर लो। उसके बाद ये तमाम चीज़ें निकल के सामने आई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।